सोचिए एक ऐसी कविता के बारे में जिसकी लाइनें लाखों लोगों के लिए आज़ादी का नारा बन गई। एक ऐसी रचना जिसने एक पूरे देश को उसकी जड़ें याद दिलाईं और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत दी। आज हम मैथिली शरण गुप्त की उसी महान कृति भारत भारती की दुनिया में चलेंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये सिर्फ 3 सवाल नहीं हैं। इनमें एक पूरे राष्ट्र का दर्द, उसका आत्ममंथन और भविष्य की फिक्र छिपी है। ये कोई मामूली लाइन नहीं, ये भारत भारती की आत्मा है। यही वो आवाज है जो हमें अतीत के गौरव, वर्तमान की हकीकत और भविष्य की राह दिखाने वाली है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी शक्तिशाली कविता लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब उस समय के भारत में छिपा है। एक ऐसा भारत जो अपनी पहचान भूलकर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। ये वो दौर था जो 1857 की क्रांति के बाद का था और आज़ादी से पहले का। देश में एक नई चेतना, एक नई सोच पनप रही थी और ये कविता उस आग को हवा देने वाली एक साहित्यिक मशाल साबित हुई। मतलब गुप्त जी का इरादा एकदम साफ था। वो अपने देश के लोगों को एक आईना दिखाना चाहते थे जिसमें वो अपने शानदार अतीत और उस वक्त की दर्दनाक हकीकत का सच देख सकें। जैसा कि उन्होंने खुद अपनी प्रस्तावना में लिखा, दोनों में एक भारी अंतर था और यही दर्द उनकी कलम से कविता बनकर बह निकला। तो चलिए अब इस कविता के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका पहला हिस्सा अतीत खंड भारत के उसी गौरवशाली अतीत के बारे में है जिसे लोग भूल चुके थे। ये एक तरह से देश की खोई हुई यादों को वापस लाने की एक कोशिश थी। और ये देखिए, ये उसी पहले खंड का एक असली पन्ना है। देवनागरी लिपि में लिखी ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक पूरे युग का गौरव गान है। कवि यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं, अपने पूर्वजों की महानता का जिक्र करते हुए। तो कैसे थे हमारे पूर्वज? कविता के हिसाब से वो सिर्फ राजा महाराजा या ऋषि मुनि नहीं थे, बल्कि वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले, बिना किसी स्वार्थ के जीने वाले और बहादुरी के मिसाल थे। उनकी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए थी। गुप्त जी इन्हीं आदर्शों को याद दिलाकर लोगों में स्वाभिमान की भावना फिर से जगाना चाहते थे। शानदार अतीत की याद दिलाने के बाद कवि हमें सीधा उस दौर की कठोर सच्चाई पर लाकर खड़ा कर देते हैं। कविता का दूसरा हिस्सा वर्तमान खंड उस समय की दयनीय हालत का एक आईना है। और ये गिरावट कितनी बड़ी थी, ये यहाँ साफ दिखता है। कहाँ एक तरफ सभ्यता, ज्ञान और खुशहाली का शिखर था, तो वहीं दूसरी ओर पतन, अज्ञानता, गरीबी और बिखरा हुआ समाज। ये तुलना दिल पर सीधा असर करती थी और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन गुप्त जी सिर्फ अतीत का गुणगान करके या वर्तमान पर आंसू बहाकर रुक नहीं जाते। कविता का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा भविष्यत खंड निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी दिखाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? कवि हमें एक तरह से 4 कदम बताते हैं। पहला, उद्बोधन, यानी गहरी नींद से जागो। फिर आशा, मतलब एक बेहतर कल की उम्मीद करो। तीसरा, आदर्श, यानी अपने महान पूर्वजों के उसूलों को फिर से अपनाओ। और चौथा, विश्वास, यानी खुद पर और अपने देश पर यकीन करो। ये एक तरह से राष्ट्रीय पुनर्जागरण का मैनिफेस्टो था। तो इस कविता का असर क्या हुआ? इसका असर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गई, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गई। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी सीधी साधी सरल भाषा। ये आम लोगों की जबान थी, इसलिए ये सीधे उनके दिलों तक पहुंची। बहुत जल्द भारत भारती की लाइनें आज़ादी की लड़ाई की सभाओं में गूंजने लगीं और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का गीत बन गईं। इस साल को फिर से याद रखिए, 1912। ये गांधी जी के भारत आने और बड़े आंदोलनों के शुरू होने से भी पहले की बात है। इस कविता ने देश के मन को उस बड़े संघर्ष के लिए तैयार किया जिसने आत्मसम्मान और देश प्रेम की नींव रखी। और आखिर में ये सवाल, एक सदी से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या भारत भारती के सवाल आज भी उतने ही अहम नहीं हैं? हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है और एक राष्ट्र के तौर पर हमारा मकसद क्या होना चाहिए? ये कविता आज भी हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।